कथा मंजूषा सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साहित्य के पिटारे से आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और अनोखी कहानी जिसका नाम है अम्मा का बक्सा। और इस कहानी के लेखक हैं तीर्थराज शर्मा। 15 नवंबर सन 1969 को जन्मे तीर्थराज शर्मा जी के अब तक 2 उपन्यास अधूरा सफर और गीत जो न गा सका तथा एक कहानी संग्रह कोई कारण होगा प्रकाशित हो चुके हैं। वागर्थ, कथादेश, बात सामयिकी, नवनीत, हिंदुस्तान, सन्मार्ग तथा आज जैसी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां, गजलें, कविताएं और आलेख आदि समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। संप्रति आप पत्रकारिता और स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं। आप ही के कहानी संग्रह से उद्धृत यह कहानी आज आपके लिए प्रस्तुत है। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। तो लीजिए सुनिए कहानी अम्मा का बक्सा। आज 5वां दिन भी निकल गया। शाम के धुंधलके का गहरा साया पूरे परिवार के चेहरे पर घना हो गया है। सभी बेहद शांत और थके हुए हैं। दिन भर मजदूरों के साथ एक पैर पर खड़ा रहकर उन्हें बातों में उलझाए रखना और फिर इस बात का भी पूरा ख्याल रखना कि उन्हें पता नहीं चले कि वे निगरानी में हैं, साधारण बात नहीं है। दिन भर मजदूरों के साथ ही परिवार के सभी लोग शाम होते होते थककर चूर हो जाते हैं। सुबह में जगी उम्मीद की किरण शाम होते ही निराशा के गहरे अंधकार में डूब जाती है। दोनों भाई नरेंद्र और विकास आंगन में चौकी पर चुपचाप बैठे हैं, जैसे किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं है। नरेंद्र की पत्नी आंगन के पूर्वी हिस्से में छोटकी चपाती बेलकर तवे पर सेकने में लगी है। आंगन का पश्चिमी हिस्सा घर से निकाली गई मिट्टी के ढेर से भरा है। दोनों भाइयों के सामने थोड़ी देर पहले का बना नींबू के चाय का प्याला चौकी पर रखा हुआ है, उपेक्षित सा, जैसे चाय पीने की इच्छा किसी को नहीं हो। 13वीं तक दूध की चाय भी नहीं मिल सकती, यह सोचकर नरेंद्र ने चाय का प्याला उठा लिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि घर खुदवाने की कोई जरूरत नहीं, विकास ने कहा। अम्मा इतनी बेवकूफ थोड़े ही थी कि जमीन में गाड़ कर रख देती, वह भी इतनी मूल्यवान चीज। नरेंद्र की पत्नी और छोटकी ने एक साथ तीखी नजरों से विकास को देखा, जैसे उसने कोई अजीब बात कह दी हो। हर जगह खाक छानने के बाद ही तो खुदाई शुरू की है ना, नरेंद्र ने कहा। हमने ही भूल की कि मकान बनाने के बाद फर्श का काम अधूरा छोड़ दिया। यदि उसी समय फर्श का काम पूरा हो गया होता तो आज ही नौबत नहीं आती। बाबूजी से पूछ लेने में क्या हर्ज है? विकास घूम फिरकर बाबूजी के पास चला आया। पूछना ही होता तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? नरेंद्र ने तीखे स्वर में कहा। उनसे पूछने का मतलब तो यही है ना कि हमें उन पर भरोसा नहीं। भरोसा होता तो खुदाई की जरूरत ही क्यों पड़ती? यह बात विकास के गले में अटक कर रह गई। वह चुप लगा गया, बोलना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी वह बहुत कम बोलता है। अम्मा को गुजरे 7 दिन हो गए हैं। वैसे वह बीमार नहीं थी, बीमार तो बाबूजी चल रहे थे। सो अम्मा का जाना काफी आश्चर्यजनक और तकलीफदेह था। पर मृत्यु का क्या भरोसा, किसे लेकर कब चली जाए। मृत्यु का इंतजार करने वाले ताकते रह जाते हैं और जिसे जाना होता है बिना किसी हवा फिटकिरी के चल देता है। अम्मा के साथ भी यही हुआ। खबर मिली तो भरोसा ही नहीं हुआ, पर बाबूजी की आवाज झुटलाई तो नहीं जा सकती ना। सो खबर मिलते ही आनन फानन में दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ घर आ पहुंचे। बाबूजी के साथ ही गांव के लोग भी दोनों भाइयों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्मा का शव आंगन में पड़ा था। उन सबके आने के बाद
लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रुदन और चीत्कार से नरेंद्र की पत्नी और बड़की का बुरा हाल था। लोग सांत्वना दे रहे थे। जो होना था वह हो गया, अब रोने धोने से क्या फायदा। अम्मा के हाथ में जादू था। गांव के लोग अम्मा के जाने से दुखी थे। उनके जुबान पर एक ही बात आ रही थी, जैसे इसके अलावा अम्मा में और कोई खासियत ही नहीं रही हो। कैसे भी चोट मोच हो, अम्मा का हाथ पड़ते ही ठीक हो जाता था। अब तो सीधे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। नाहक में हजारों का खर्चा उठाना पड़ेगा, सो अलग से। अम्मा छोटी चोट मोच की बड़ी डॉक्टर थी। उसके वश का नहीं होने के बाद ही किसी को डॉक्टर से दिखाया जाता, सो लोगों के अंदर अम्मा के जाने का गहरा दुख था। यूं ही कोई किसी के लिए रोता नहीं, बिना स्वार्थ के। अम्मा किसी के चोट मोच को ठीक करने के एवज में एक पैसा नहीं लेती। वहीं तेल मालिश की जरूरत होती तो अपना ही तेल खर्च करती। कहती, जब ईश्वर ने हाथों में इल्म दी है तो उसे बेचूं क्यों। किसी को फायदा हो गया तो वह 1000 दुआएं देगा और उन दुआओं का फायदा उनके बाल बच्चों को मिलेगा। इससे ज्यादा भला अम्मा को चाहिए ही क्या। सो बिना फीस के ही वे एक अच्छी डॉक्टर थी और यह बात सबके लिए सोने में सुहागा जैसी थी। गांव में पिता की अच्छी साख और जमीन जायदाद है। पूरा गांव उन्हें सम्मान की नजर से देखता है, आदर प्रतिष्ठा देता है। सो श्राद्ध कर्म भी पुराने चलन के अनुसार ताम झाम के साथ होगा। चाचा का कहना था कि अपने घर का कोई भी यज्ञ ऐसा वैसा नहीं हुआ है। सो श्राद्ध में 1 लाख से कम खर्च आने का कोई सवाल ही नहीं है। पूरे गांव को भोज दिया जाएगा। दही, चूड़ा, पूरी, जलेबी और बुनिया के अलावा हर व्यक्ति के लिए 2-2 रसगुल्ले, 3-4 किस्म की सब्जियां तो होनी ही चाहिए, आलू के अचार और मुरब्बा भी। गांव जवार के खाने वाले लोग भी 2000 से कम नहीं होंगे। सभी को खिलाया जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई बाकी रह जाए और उसकी आत्मा में अम्मा के भोज में ना खाने का मलाल रह जाए। मलाल रह गया तो समझो सारा खर्च बेकार हो गया। सो कहीं कोई कमी नहीं होगी, चाहे जितने रुपए लग जाएं। आखिर इज्जत हुकूमत के लिए ही तो आदमी कमाता है। उस पैसे का क्या महत्व जिससे आम लोगों को कोई फायदा ना हो। शमशान घाट से लौटने तक 10,000 रुपए निकल गए। 5 गाड़ियों में भरकर 100 से ज्यादा लोग मजल यानी शव यात्रा में गए थे। बाजा गाजा अलग से। शमशान घाट पर कुछ लोगों ने छक कर पूरी जलेबी के साथ दारू का भी लुफ्त उठाया। नरेंद्र को घीसू माधव याद आ गए। गरीब तो इसी के लिए जीते हैं ना। कभी अच्छा भोजन और दारू मिल जाए तो जन्म सवारत होने जैसा लगने लगता है। गांव देहात में या किसी की मरनी हरने पर ही मिलता है। नरेंद्र को यह सब बहुत बुरा लगा, किंतु चाचा की इजाजत होने के कारण कुछ बोल नहीं पाया। जो करना है करें। कल होकर यह तो नहीं कहेंगे कि मैंने रोक दिया। दोनों भाई जी खोलकर श्राद्ध और दान में खर्च करने को तैयार हैं, किंतु बीच में यह झंझट आन पड़ा है। अब इससे भी तो निपटना पड़ेगा ही ना। अंत्येष्टि से लौटे तो शाम हो गई। आंगन में क्रिया लगाने की विधि शुरू हुई तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे यह हल्की बारिश के रूप में तब्दील हो गई। लोगों की आवाजाही और बारिश के कारण पूरा घर आंगन पाक से किचकिच हो आया। इस बारिश को भी अभी होना था। सब कुछ होने के बाद रात में बरसता तो क्या बिगड़ जाता, नरेंद्र ने सोचा। पर मौसम पर किसका वश है। बारिश को जब होना होगा होगा। बहरहाल किसी तरह क्रिया की विधि पूरी हुई। अम्मा के पास एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें वे अपना सारा गहना रखती थी। सबसे पहले छोटकी ने बात उठाई। वह तो मैंने भी देखा था जब मैं ब्याह कर घर लाई गई थी। नरेंद्र की पत्नी ने कहा, उसी बक्से के अंदर से अम्मा ने सोने का कंगन निकालकर मुझे दिखाया था। अम्मा का कहना था कि इस बक्से में रखे गहने दादी अम्मा के हैं, जो उन्हें विरासत में मिले हैं, और अम्मा के बाद इस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। वह 10 इंच चौड़ा, 12 इंच लंबा और 6 इंच मोटा लकड़ी का एक छोटा बक्सा था, जिसे अम्मा सहेज कर रखती थी। बक्से की खासियत यह थी
कि उसमें ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। बढ़ई ने लकड़ी की कील फंसाकर कुछ इस तरह बनाया था कि जानने वाले ही उसे खोल सकते थे। अनजान व्यक्ति लाख दिमाग लगाकर भी उस बक्से के खुलने का रहस्य नहीं जान सकता था। पता ही नहीं चलता था कि वह बक्सा खुलेगा किधर से। बक्से में ढेर सारे गहने थे, पुराने जमाने के। छोटकी ने कहा, कहां है वह बक्सा? अम्मा के संदूक में होगा। नरेंद्र की पत्नी ने कहा, लाखों रुपए के गहने हैं उसमें। पर मैंने कभी वह बक्सा देखा नहीं। नरेंद्र सन्न रह गया। देखो तो कहां है। रात में बक्से की तलाश शुरू हो गई। संदूक पुराने जमाने के साजो सामान से भरा पड़ा था। कुछ ऐसी भी चीजें थीं जो आज के जमाने के लिए फालतू या बेकार थीं, या उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर अम्मा ने उन सभी चीजों को सहेज कर रखा था। हाथ के बुने कपड़े के आसन, कसीदा काढ़े हुए पंखे, चोरबट्टू, मौनी, पोती और न जाने किन किन फालतू चीजों से भरा था संदूक। यह संदूक भी दादी अम्मा के जमाने का ही था, जिसे अम्मा ने अभी तक सहेज कर रखा था। संदूक से एक एक चीज निकालकर बाहर रख दिया गया। गद्दा, रजाई और तोशक भी। लगभग 1 घंटा इसी में निकल गया, पर बक्से का उसमें कहीं अता पता नहीं चला। इस तरह जहां जहां अंदेशा था वहां वहां बक्से की तलाश कर ली गई। घर में ही होना चाहिए, जाएगा कहां? नरेंद्र ने कहा। अम्मा और बाबूजी के सिवा इस घर में रहता ही कौन है जिस पर शक किया जा सके? हम लोग बाहर ही रहते हैं। क्या पता बाबूजी ने रखा हो? विकास ने अपनी शंका व्यक्त की। उनके कमरे में चौकी और बिस्तर के सिवा है ही क्या? नरेंद्र ने कहा। अलमारी भी तो नहीं है वहां। अपने कपड़े भी वे दीवार में लगी कील पर टांगते हैं। उन्हीं के पास होगा बक्सा। विकास ने जोर देकर कहा। कल सुबह पूछ लेंगे। उनसे पूछोगे बक्से के बारे में? नरेंद्र खींच पड़ा। वे क्या जानते होंगे? क्या तुम्हें पता है कि छोटकी अपने गहने कहां रखती है? यह हर औरत का निजी मामला होता है। हाँ, और पति को इससे कोई मतलब नहीं होता। यदि बक्से के बारे में उनसे पूछ ही लिया तो क्या सोचेंगे वे? यही ना कि इधर अम्मा मरी है और हमें गहने की पड़ी है। गहने के लिए लालची हो गए हैं हम, जबकि उस पर हमारा ही हक है। विकास चुप था। उसने मुंह खोला, तर्क करने से क्या फायदा? मिलना होगा तो मिल जाएगा। अब उसके लिए कहां तक जान खपाई जाए? घर में जहां भी बक्सा होने की संभावना थी तलाश कर ली गई। 1 बार नहीं, 2-2, 3-3 बार, पर कुछ भी पता नहीं चला। सारे लोगों के लिए बक्सा रहस्यमय चीज बनकर रह गया था। थक हार कर सभी एक जगह बैठ गए। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। विकास 2 पल के लिए बरामदे तक गया और बाबूजी को अपने कमरे में चौकी पर चित्त पड़े देखकर लौट आया। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली थी। उनके सिरहाने रखा लंबी डोरी से बंधा पीतल का लोटा चमक रहा था। वे इस लोटे को लेकर हर सुबह दिशा फराकत को जाते थे और ब्रह्म बाबा के पास स्थित कुएं पर आकर हाथ मुंह धोते थे। चौकी पर चित्त पड़े, जाने वे गहरी नींद में थे या अम्मा के जाने के अवसाद में, कुछ भी पता नहीं चल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा ने चोरी के डर से वह बक्सा जमीन के अंदर गाड़ कर छुपा दिया हो? नरेंद्र की पत्नी ने जैसे ही कहा, सबके सामने एक विकल्प खुल गया। गांव देहात में चोरी की घटनाएं आम बात हैं और प्रायः औरतें अपना गहना जमीन के अंदर छुपा देती हैं ताकि चोरों को भी इसका सुराग नहीं लग सके। जब बक्सा घर में कहीं नहीं मिल रहा तो जरूर वह जमीन के अंदर ही कहीं गड़ा होगा। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि किस घर के किस कोने या जमीन के किस हिस्से में हो सकता है? विकास ने सहज सा सवाल किया तो सभी असहज हो गए। चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। हां, यह बात तो ठीक है, नरेंद्र ने कहा।
यह तो अम्मा को ही पता होगा, और अम्मा अब रही नहीं बताने के लिए। होगा तो किसी न किसी घर के अंदर ही, छोटकी ने कहा। मिट्टी खोदने के बाद ही पता चलेगा कि कहां है। घर में श्राद्ध है, ऐसे में मिट्टी खोदकर बक्सा तलाश करना वाजिब नहीं, विकास ने कहा। फिर यह कम झंझट का काम भी तो नहीं है। पता होता कि कहां है तो काम चल भी सकता था। यह तो हवा में तीर चलाने की कवायद से कम ना होगा। तुम्हें तो हर काम में मील मेट निकालने से ही फुर्सत नहीं मिलती। नरेंद्र ने विकास को आड़े हाथों लिया। यह नहीं सोचते कि बक्सा गया कहां और कैसे हासिल किया जा सकता है। उल्टे बनती राह पर रोड़े डाल रहे हो। पता भी है कुछ तुम्हें? पुराने जमाने के बहुत सारे गहने होंगे उस बक्से में, 2 लाख से ऊपर के होंगे आज की तारीख में, पर तुम्हें उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मिल जाए तो समझो जिंदगी की गाड़ी कमाई मिल गई। लाख रुपए से ज्यादा श्राद्ध में खर्च है। जो करना है करें, मुझे क्या। विकास चुप हो गया। मामला पेचीदगी भरा था। नरेंद्र इस बात से घबरा रहा था कि उस बक्से के बारे में बाबूजी से कैसे पूछा जाए। इधर बक्सा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जादुई बक्से की तरह सबके लिए रहस्यमय बना हुआ था, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, वह भी ऐसा कि बाबूजी को इस संबंध में कुछ पता नहीं चले। हां, मिल जाने के बाद उन्हें बताने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आखिर वे गहने हम लोगों के लिए है ना। सोचते सोचते सहसा नरेंद्र को विकल्प मिल ही गया। क्यों ना घर के आंगन एवं कमरे के फर्श का काम करा दिया जाए। काम कराने के लिए मिट्टी की खोदाई जरूरी है। इस तरह वह बक्सा भी मिल जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। श्राद्ध में कोई घर का काम कराता है? विकास फिर टपक पड़ा। लोग क्या कहेंगे? और फिर भी यदि बक्सा नहीं मिला तब तो हजारों का खर्च बेकार ही जाएगा। नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, पर हम पहले ही हार क्यों मान लें? नरेंद्र ने तिक्त भाव से कहा। कौन उसके बिना रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। फिर घर का काम भी तो किसी न किसी दिन कराना ही है। इसी बहाने काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बाबूजी काम कराने की अनुमति देंगे तब ना। नरेंद्र की पत्नी ने शंका व्यक्त की। यदि मना कर दिया तो? या तुम लोग उस बक्से की तलाश कर लो, या जो मैं करता हूं उसे करने दो। नरेंद्र खींच पड़ा। ज्यादा चकर पकड़ मत करो। सभी चुप हो गए। जो कुछ करना है नरेंद्र के जिम्मे। उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं बोलना है। क्या पता कब सिर आसमान उठा ले। श्राद्ध कर्म बीतने के बाद नरेंद्र ने कहा, बाबूजी, हम चाहते हैं कि घर के सभी कमरे का फर्श बना दिया जाए। घर में जहां जहां मरम्मत की जरूरत है उसे भी ठीक करा दिया जाए, ताकि घर रहने लायक हो सके। बाबूजी काफी देर तक गुमसुम बैठे रहे, जैसे काफी कुछ सोच विचार कर रहे हों। फिर बोले, अब घर ठीक कराकर क्या करोगे? तुम सबको तो बाहर ही रहना है। रह गया मैं, तो मैं बरामदे में ही रह लूंगा। फिर श्राद्ध में जाने कितने रुपए खर्च हुए। काम लगाओगे तो उसमें भी 1,00,000-1,50,000 का खर्चा आएगा। मेरी समझ से तो ऐसे ही रहने देना ठीक होगा। आगे तुम लोगों की मर्जी। बाबूजी ने एक तरह से अनुमति दे दी। इसके बाद कमरे का फर्श बनाने के लिए कमरे से मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ था, और एक एक दिन करके 10 दिन निकल गए। इस क्रम में 3 कमरे का फर्श भी तैयार हो गया। शेष बचे 2 कमरों में से मिट्टी निकाल ली गई थी और फर्श बनाने का काम चल रहा था। लेकिन बक्सा कहीं नहीं मिल पाया था। अब काम भी समाप्त होने वाला है, लेकिन बक्सा नहीं मिला। नरेंद्र ने गहरी उदासी के साथ कहा, सारा खर्च भी बेकार ही गया। मैं पहले ही कह रहा था, पर आप माने नहीं, विकास ने खींचते हुए कहा। बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यह सोचकर नरेंद्र चुप हो गया।
फिर बात बढ़ती तो बाबूजी तक भी पहुंचती। शाम के करीब 7 बजे बाबूजी अपने कमरे में पहुंचे। कुछ देर तक इत्मीनान से बैठे, जाने क्या सोचते रहे। फिर नरेंद्र को आवाज दी। नरेंद्र के आने के बाद बाबूजी ने सभी को अपने कमरे में बुलाने के लिए कहा। सबके आने के बाद एक एक के चेहरे को कुछ क्षण तक निर्विकार रूप से देखते रहे। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम लोगों को जिस चीज की तलाश है वह मेरे पास है, मेरे कमरे में। लेकिन तुम लोगों को पहले ही मुझे बताना चाहिए था। फर्श बनाने में नाहक इतना बड़ा खर्च नहीं होता। आखिर फर्श बनाने या घर मरम्मत कराने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बाबूजी को कैसे पता चला, यह किसी की समझ में नहीं आया। बाबूजी ने आहिस्ता से अपने सिरहाने से तकिया और कपड़ा हटाया। फिर बोले, बक्सा यहां है। मैंने काफी पहले इसे चौकी के अंदर मिस्त्री बुलाकर फिट करा दिया था ताकि चोरों से सुरक्षित रहे। फिर वे धीरे से उठे और खूंटी पर टंगी कमीज से चाबी निकालकर नरेंद्र को दिया। देख लो कि बक्से में क्या क्या है और दोनों भाई बांट लो। ताकि बाबूजी ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। एकाएक सभी को लगा कि पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सभी सन्न रह गए। बाबूजी शून्य में नजरें टिकाए, जाने क्या सोच रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और मुझे सुनाना, तो सुनते रहिए। ये आपका अपना पॉडकास्ट है, कहानियों का पिटारा, कथा मंजूषा, और लेकर आती हूँ मैं, यानी आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा। तो सुनते रहिए कथा मंजूषा।